वाराणसी में स्वर्ववेद मंदिर पहुंचे सीएम योगी ने शताब्दी समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा, संत कभी हाथ पर हाथ रखे बैठा नहीं रहता। संत के लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम होता है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हर काम देश के नाम, हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हम कर रहे हैं। यहां पर विकास भी है तो विरासत का सम्मान भी है। आप यहां पर सदाफल गुरुदेव महाराज के जिस विहंगम योग संत समाज के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, ये उसी विरासत का सम्मान है जो आज से 100 वर्ष पहले सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने प्रारंभ किया था। उसी का निर्माण आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए उसको एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए जन जागरण के एक बृहत अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। संभल हिंसा पर मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी और कांग्रेस मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है और इनका बाकी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। बांग्लादेश मुद्दे पर मायावती का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में दलितों पर जुल्म हो रहा है। मायावती ने कहा, बंटवारे के समय दलितों के साथ साजिश की गई थी। हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहाँ वीकर सेक्शन की थी। संभल की घटना पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने एक बार फिर सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्हें यह भी बताया कि एसपी डेलीगेशन को भेजा गया था और दिल्ली में अखिलेश यादव ने संसद में आवाज भी उठाई थी। बात को लेकर के हमारे नेता
अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी, जो एक सीनियर पार्टी के नेता हैं, विधानसभा का अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, उनके अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था कि जाएं संभल में और उनके ऊपर जो जाप्ती हुई है उस जाप्ती और के बारे में देखें, परेशानियों को देखें और आकर के उसको बताएं। और लोकसभा के अंदर भी माननीय नेताजी ने, अखिलेश जी ने सवाल रखा था। मायावती के संभल घटना पर एसपी कांग्रेस के कोसने पर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अब ये लोग आपस में भिड़ने लगे। जो है वो आपस में ही जो है वो सिर फुटौल कर रहे हैं, मोदी जी से लड़ते लड़ते आपस में भिड़ रहे हैं। तो पहले ये भिड़ लें, आपस में अपना जो है वो हिसाब किताब पूरा कर लें। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस किसी भी तरह के जो है वो सीरियल सांप्रदायिक साजिशों के सिंडिकेट के संक्रमण से सावधान रहना होगा। जो लोग जो है वो सीरियल साजिशी सिंडिकेट है, उनके सांप्रदायिक संक्रमण से समाज को भी सावधान रहना होगा और सरकार सावधान है ही। सर लेकिन संभल के मामले पे ही जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, उसका अखिलेश यादव ने उनके डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया। अबू आजमी भी कह रहे हैं कि ये तो लगातार तोड़ने का काम कर रहे हैं, बांग्लादेश में वही हो रहा है, इनका डीएनए एक है। ऐसा है कि डीएनए अगर योगी आदित्यनाथ जी का देखना है तो दंगाइयों की कुटाई देख लें, बलवाइयों की ठुकाई देख लें और उसके जरिए समाज के सौहार्द की भलाई देख लें। अब अगर दंगाइयों की कुटाई होगी, बलवाइयों की ठुकाई होगी तो चोट कहीं लगेगी, चीख जो है वो कहीं और से निकलेगी। तो आपको समझ लेना चाहिए कि कहां से डीएनए क्या है किसका। महाराष्ट्र में तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने खास बातचीत की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह चुनाव धर्म युद्ध था, वोट जिहाद के खिलाफ। डिफाइनिंग मूवमेंट था जीत का। और आपको लगता है जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, आप अपने कार्यक्रमों, अपने रेडियो में कहते थे, वोट जिहाद इस बार नहीं चला, दूसरी तरफ से पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं, ये हिंदू पोलराइजेशन नहीं है, काउंटर पोलराइजेशन है। हमने पोलराइज नहीं किया। आपने कहा था चुनाव प्रचार में कि वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध होना चाहिए। यस, ये काउंटर पोलराइजेशन है। अगर कोई वोट जिहाद की बात नहीं करता तो हम धर्म युद्ध की बात नहीं करते। ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिस प्रकार से उलेमाओं की 17 मांगों के ऊपर अपने घुटने कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने टेके, और किस प्रकार की मांगे, ऐसी मांग हो सकती है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी हैं उनके सबके आरोप वापस ले लो, और ये घुटने टेक कर कहते हैं हाँ हमको तो मंजूर है, हम तो ये कर लेंगे, और ऐसी 17 मांगे। तो इसके चलते लोगों में भावना बनी, और उसके बाद फिर सज्जाद नोमानी खुलेआम कहते कि वोटों का जिहाद करिए, एमबीओ का समर्थन दीजिए। जिहाद शब्द उन्होंने यूज किया, इसलिए मैंने कहा अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा, और वो हुआ, और लोग आए और लोगों ने जवाब दे दिया। मथुरा में मैदे से भरा एक ट्रक पलट गया और तेज रफ्तार के कारण अचानक ये ट्रक पलटा और ट्रक सड़क पर पलट गया। घटना राया हाथरस रोड की है। बीच सड़क पर ट्रक पलट गया और दोनों तरफ से जाम लग गया। सूचना के बाद पहुंचे अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से ट्रक को हटाया। उस ट्रक में मैदे की बोरियां लदी हुई थी और ये ट्रक पलट गया, जिसके बाद जेसीबी की मदद से रास्ते को क्लियर करवाया गया। बरेली पुलिस ने धोखाधड़ी कर जमीन बेचने वाले गैंग का खुलासा किया। इस गैंग ने एक मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री कर करोड़ों की जमीन को बेच दिया। दरअसल एक ऐसे शख्स की जमीन को बेचा गया जिसकी मौत 2003 में हो चुकी थी। बरेली के रहने वाले संतोष टंडन की करोड़ों की जमीन इज्जतनगर थाना क्षेत्र में थी, लेकिन संतोष टंडन बरेली छोड़कर लखनऊ चले गए थे, जहां पर उनकी मौत हो गई। और इस जमीन के लालच में कुछ लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। जानकारी के मुताबिक राजू उर्फ राजदीप ने संतोष टंडन की जगह खुद को असली संतोष टंडन बनने के लिए 1 साल से ज्यादा समय तक ट्रेनिंग ली। उसने संतोष की हर आदत, हर खूबी और रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों और घर वालों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। यहां तक कि उसने अंग्रेजी बोलना भी सीख लिया।
इस बात का खुलासा संतोष टंडन की बेटी प्रियंका टंडन की एक शिकायत की वजह से हुआ। प्रियंका ने मामले की जांच शिकायत इस पुलिस अधीक्षक से की। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बरेली के इज्जत नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद इस खेल के मास्टरमाइंड के बारे में पता चला। संतोष कुमार टंडन बनके उसने अपने पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट खोले। उसके उपरांत जो ज़मीन संतोष कुमार टंडन के नाम पर खतौनी में दर्ज थी, उसी ज़मीन को लेकर उसने ये जो बहरूपिया था, इसने एक एग्रीमेंट किया, एक पावर ऑफ अटॉर्नी करी। इसी तरीके से कूटरचित दस्तावेज़ों को तैयार किया। इस मुकदमे में और एक और अन्य मुकदमा लिखा गया 863 जो मैंने बताया। इस मुकदमे में एक एग्रीमेंट जो नकली संतोष कुमार टंडन ने किया, वह एक बिजनेसमैन पीलीभीत के रहने वाले उनके साथ में किया और धोखाधड़ी से 50 लाख रुपए इस व्यक्ति ने उनसे ले लिए। इसमें जो नकली संतोष कुमार टंडन है, वह व्यक्ति पकड़ में आया। उसका असली नाम राजू उर्फ राजदीप है। हरदोई में एक रिटायर्ड टीचर के साथ चेन स्नैचिंग हुई, जिसका लाइव वीडियो सामने आया। टीचर अपने घर से कुछ दूरी पर एक शख्स के घर जा रही थी और इस दौरान एक युवक ने बुजुर्ग महिला से रास्ता पूछा और फिर उनके गले में पड़ी सोने की चेन छीन ली। बुजुर्ग महिला के शोर मचाने पर चेन स्नैचर भाग निकला। हालांकि चेन स्नैचर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ और हड़बड़ाहट में कुछ दूरी पर उसके हाथ से चेन छूट गई। मामला सिनेमा रोड के पास का है। पीछे से कोई लड़का आया तो इसने हमसे कहा कि दादी सिनेमा चौराहा जाने की हमें रास्ता बता दो। तो हमने कहा बेटा यह नाला किनारे से होते हुए सड़क पे निकल जाओ तो सीधे तुम सिनेमा चौराहे पर निकल जाओगे। उसके बाद में वो बोला नहीं, कोई गली का रास्ता ऐसा बताओ जो हम गली गली से जल्दी सिनेमा चौराहे पर पहुंच जाएं। तो मैंने कहा ये हमें गली का रास्ता भैया नहीं मालूम, वो तुम जानो। और हम जैसे ही पीछे मुड़े वैसे ही उसने पीछे से मेरे ऊपर वार कर दिया, चैन खींच ली और जब मैं चिल्लाने लगी चैन टूट गई, इसलिए मेरे हाथ में आ गई। नहीं तो अगर हम चिल्लाते नहीं तो वो मेरे हाथ से चैन छीन कर भाग जाता। कानपुर में दिसंबर के महीने में दिन का तापमान 30 डिग्री तक जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इसकी वजह मौसम चक्र का बदलाव है। 20 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट होगी। वहीं 1-2 दिन में बारिश होने की भी संभावना है। इस बार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जहां एक और दिसंबर का पहला सप्ताह भी होने को है, मगर अभी भी गर्मी नहीं जा रही है। सुबह और रात की अगर बात छोड़ दी जाए तो दिन में गर्मी है। लोग अपनी दुकानों पर जहां एक और फैन चला रहे हैं, आप देख सकते हैं कि फैन चल रहा है, कहीं कहीं एयर कंडीशन भी चल रहा है। और ऐसे में देख सकते हैं एक सज्जन ने शर्ट में, सर ठंड नहीं लग रही है शर्ट पहने? नहीं, इस समय नॉर्मल है। अभी दिसंबर फर्स्ट वीक 6-7 तारीख है। 7 तारीख है, 6 तारीख है, नॉर्मल है। कोई सुबह शाम की ठंड है अकेले। लोग फैन भी चला रहे हैं। हाँ, फैन भी दोपहर में उलझन गर्मी टाइप लगती है धूप में। अच्छा, आप देख सकते हैं कि गर्मी अभी बने और ये अगर मौसम विभाग की माने तो अभी पिछले कई वर्षों का इसने रिकॉर्ड बीट किया। और अगर चेंज ऑफ क्लाइमेट की बात की जाए, चेंज ऑफ क्लाइमेट कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। और अभी दिन में भी लोग एसी और फैन चला रहे हैं और ये 88 वर्षों के इस रिकॉर्ड को इसने बीट कर दिया है। और ऐसे में आने वाले 7 से 8 दिन तक मौसम ऐसा रहेगा। आप देख सकते हैं कि अगर इसकी बात की जाए, सर अभी भी गर्मी है बनी हुई दिसंबर? हाँ बिल्कुल गर्मी बनी हुई। आप भी शर्ट पहने घूम रहे हैं? जी जी बिल्कुल शर्ट पहना हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं शर्ट्स पहन के लोग घूम रहे हैं दिसंबर फर्स्ट वीक में। तो कहीं ना कहीं मौसम करवट कब लेगा ये नहीं मालूम, मगर फिलहाल अभी गर्मी बरकरार है। विजनस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। शाहजहांपुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। कस्बे में दुकानदारों के अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। साथ ही दोबारा अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अतिक्रमण की वजह से चौराहे पर जाम के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। साथ ही पुलिस बल भी मौजूद रहा है। ईओ ने बताया कि बिलसंडा मार्ग और पुवाया मार्ग पर अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। शाहजहांपुर के अलावा संभल में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। संभल में अवैध ईंट भट्टों पर बुलडोजर गरजा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर टीम ने 4 भट्टों को जबरदोज किया। जिले में 108 ईंट भट्टों को बंद करने और पर्यावरणीय क्षति का जुर्माना वसूल करने की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डीएम को रिपोर्ट दी थी। और इसके बाद डीएम ने कमेटी गठित कर आदेश का पालन और का निर्देश दिया। और इसके आधार पर एसडीएम, तहसीलदार, पीसीबी अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग की टीम रजपुरा के सिंगल दलनपुर गांव पहुंची।
जहां 4 भट्टों पर बुलडोजर चलाकर भट्टे बंद किए गए। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं हम शाहजहांपुर और संभल की, जहां दोनों जगह पर बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली है। शाहजहांपुर में जहां कस्बे में दुकानदारों की ओर से अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, तो संभल में भी 4 ईंट भट्टों पर कार्रवाई की गई है। नोएडा की हाईराइज सोसाइटी में दंपति करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। रेजिडेंट्स ने लोहे की रॉड से लिफ्ट को खोला और दंपति को बाहर निकाला। दंपति टहलकर अपनी 9वीं मंजिल पर बने फ्लैट पर जा रहे थे। पहली मंजिल पर लिफ्ट फंसी और झटके से नीचे आ गई। शहर में लिफ्ट एक्ट लागू हो गया है, लेकिन घटनाओं की कमी नहीं आ रही। सोसाइटी में कोई लिफ्ट संचालक नहीं रहता और बड़ी बात यह कि जो गार्ड्स हैं उन्हें लिफ्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सेक्टर 144 के गुलशन बोटनिया सोसाइटी का ये मामला है।